नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे अभी हाल ही में 18 जून को NTA नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ करेंगे ताकि इससे संबंधित और भी अन्य कोई तथ्य परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आसानी से उसका आप सही आंसर दे सको। तो DSSB TGT PGT परीक्षा हो या अन्य किसी भी स्टेट के अंतर्गत TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। भाई आज की क्लास आप लोगों के लिए मैराथन क्लास है क्योंकि अभी जो है परीक्षा का समय भी आपका कम है। जितनी अधिक आप रिवीजन करो उतना ही आप लोगों के लिए कम होगा। तो अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, परीक्षा गुरु किस कवि की रचना है? परीक्षा गुरु जो रचना है निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोगों के सामने ही है, विद्यापति जी की रचना है परीक्षा गुरु और परीक्षा गुरु विद्यापति की रचना है। इसमें कवि ने श्रृंगार रस के माध्यम से धर्म और राजनीति की शिक्षा दी है। यह लोकप्रिय पुस्तक है। 1830 में इस कृति का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। यह अनुवाद लॉर्ड विप्स टर्नर के परामर्श से जो है राजा कालीचरण बहादुर ने किया। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सवर्ता अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में से शामिल नहीं है? अर्थात ये पूछा हुआ है पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ने अप्रमाणिक नहीं माना। तो अप्रमाणिक न मानने वाले में विद्वान है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, क्योंकि इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। तो कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है तो कुछ ने अप्रमाणिक माना है और कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रमाणिक जो माना है उसमें शामिल है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी और अप्रमाणिक मानने वालों में से शामिल है रामचंद्र शुक्ल जी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी और डॉक्टर बुल्लर ने। और अर्ध प्रमाणिक जो माना है वो किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इससे संबंधित और भी अन्य हम तथ्य देख लेते हैं। तो देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से जो है मिस्टर बंधु, कर्नल टाड, मिस्टर बंधु भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं और जो है कर्नल टाड, उसके बाद जो है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, श्याम सुंदर दास, ये जो है इन सभी ने जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। इन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। और अप्रमाणिक मानने वालों विद्वानों में से जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुल्लर, मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, कविराज जो श्यामलदान जो है ये कवि हुए हैं पृथ्वीराज रासो को क्या मानने वाले? अप्रमाणिक मानने वाले। ये राजा नहीं है, कविराज है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। और अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में मैंने आपको बताया ही है हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी है एक, और एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और एक विद्वान और हुए हैं मुनिजन विजय। इस प्रकार से आपको इनको अर्ध प्रमाणिक मानने वालों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं और प्रमाणिक मानने वालों विद्वान भी आपको ध्यान रखने हैं और जो है कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 3, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? तो दृष्टकूट पदों की जो रचना है निम्नलिखित में से जो है किस कवि ने की है? ये की है, एक सेकंड भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई सूरदास ने। डी आंसर आएगा यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई। तो सूरदास के जो साहित्य लहरिया नायिका वेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है, इसमें दृष्टकूट पदों
ये दृष्टकुट के पद इसमें संकलित है और काव्य रूढ़ियों के निबंध होने के कारण दृष्टकुट पद के जो दूरय माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कामरेड का जो कोट है, कामरेड का कोट नामक एक रचना है, ये किस विद्वान की है, ये बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा संजय। संजय की ये कहानी विधा की रचना है, कहानी संग्रह है कामरेड का कोट। 1993 ईस्वी में संजय द्वारा कवि एक लेखक हुए हैं हिंदी साहित्यकार संजय नाम से, तो इसका एक ये कहानी संग्रह है। और इनके 5 कहानियों में से 2 कहानियाँ बदिया बैल और जो है भगदत्त का हाथी के लेखक ने बिहार में जो गहरी जड़ें जमाए सामंतवाद की सघन पड़ताल की है, वह अपनी विवादास्पद कहानी कामरेड के कोट में अन्याय और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति निर्धारण की है। यह स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में निष्ठा संपन्न के साथ व्यावहारिक रणनीति स्वीकार किए जाने और जो है विकास पर बल देने वाली कहानी मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक है दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह मध्य देशीय अवहट का प्रयोग हुआ है। इसमें जो है इस व्याकरण ग्रंथ में दामोदर शर्मा द्वारा रचित इसमें जो है मध्य देशीय अवहट का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा भाई प्रश्न नंबर 6। श्यामा सौपन के लेखक कौन है? तो श्यामा सौपन के लेखक निम्नलिखित में से जो है ठाकुर जगमोहन सिंह है। ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा रचित श्यामा सौपन इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा और जो है क्षेत्रीय कुमारी श्याम सुंदर की प्रणय कथा वर्णित इसमें की गई है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है? तो तेरी मेरी उसकी बात जो है यशपाल जी का एक जो है उपन्यास माना जाता है। तो तेरी मेरी उसकी बात जो है यशपाल जी का उपन्यास है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य। तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी में यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास है। इसमें 1919 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक के प्रत्येक राजनीतिक घटना और उसके प्रभाव का अंकन किया है। अतः इसे राजनीति उपन्यास का भी कहा जाता है। तेरी मेरी उसकी बात में जो है राजनीतिक घटनाओं का वर्णन होने के कारण जो है इस उपन्यास को राजनीति उपन्यास भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? आप सभी को पता है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों की तीनों जो बोलियां हैं वे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनमें से जो है बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोली है। बढ़ते हैं आगे। ये आपको पता ही है कि बघेली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। शेष जो 3 बोलियां इसमें दी गई है, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, तीनों की तीनों जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। तो स ध्वनि का जो इसमें से उच्चारण स्थान हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा स ध्वनि जो होती है वो हमारा जो उच्चारण स्थान कहलाएगा वो तालव्य कहलाएगा। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग यानी कि आगे का भाग कठोर तालु का स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि च, छ, ज, य और श, य और श, ये भी तालव्य व्यंजन है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा और समाज के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम कर रहे हैं ताकि हमारे जो है अधिक से अधिक तथ्य रिवीजन हो पाए परीक्षा तक, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसी के साथ हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैम थोड़ा जल्दी करा रही है, क्योंकि इन प्रश्नों को हम पहले आराम से जो है समझते हुए कर भी चुके हैं। ये रिवीजन के तौर पर परीक्षा तक जो है आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को कराने का जो है मैंने सोची है कि ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों
की रिवीजन के साथ अभ्यास होता रहे। तो देख लेते हैं भाषा और जो समाज के लेखक कौन माने जाते हैं। निम्नलिखित में से भाषा और समाज के लेखक जो है रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। तो रामविलास शर्मा भाषा और समाज के लेखक है, जो कि 1961 ईस्वी की रचना है, जो रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया एक जो है ग्रंथ माना जाता है या पुस्तक कह सकते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक व भाषाविद और कवि रहे हैं। उसके बाद इनमें से संकलन पथ में किसकी गणना नहीं की जाती। तो संकलन पथ में किसकी गणना नहीं की जाती, तो सही आंसर हो जाएगा प्रभाव संकलन। देश, काल और कार्य की एकता को संकलन त्रय कहते हैं, अतः प्रभाव संकलन की गणना संकलन त्रय में नहीं शामिल होती। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं। तो हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं, ये माने जाते हैं रामविलास शर्मा जी। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता जो है रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। हिंदी जाति का साहित्य जो है 1986 ईस्वी में उनके द्वारा चर्चित एवं लोकप्रिय आलोचना कीर्ति रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा और संवेदना के लेखक कौन है। भाषा और संवेदना के लेखक निम्नलिखित में से जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। भाषा और संवेदना 1984 ईस्वी के लेखक 84 ईस्वी में जो है लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी जो द्वारा लिखी गई एक समीक्षात्मक कीर्ति है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की सर्वाधिक लोकप्रिय जो है आलोचनात्मक कीर्ति रही है, और इस कीर्ति पर इन्हें व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ 1996 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। तो नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास हमारा वो है बालकृष्ण भट्ट जी का। तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित नूतन ब्रह्मचारी जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। कई बार ये परीक्षा में रचना की विधा भी पूछ ली जाती है, यह रचना किस विधा की है। तो आपको ध्यान रखना है कि नूतन ब्रह्मचारी जो है 1886 ईस्वी में रचित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। इसमें जो है ब्रह्मचारी विनायक के सरल व निष्कपट व्यवहार से जो है डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और इस जो उपन्यास का उद्देश्य विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा प्रदान करना है। तो एक प्रश्न मैं यहाँ से आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। पहले भी मैं इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने ध्यान से जो है पिछली क्लास को देखा होगा तो यहाँ पर कई बार परीक्षा में पूछा जाता है जो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट जी का, इसका जो नायक है वो है विनायक। विनायक नामक जो है नायक किस उपन्यास का है, तो नूतन ब्रह्मचारी का, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। और एक विनायक नामक जो है रचना भी है, किसी लेखक या किसी साहित्यकार द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि जिस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया जा चुका है या मिला हुआ है जिस रचना पर, वह अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट रचना हो जाती है। तो विनायक नामक जो रचना पर किस विद्वान को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, अर्थात विनायक नामक जो रचना है वो किस रचनाकार की है, ये आपको बताना है। ये तो नूतन ब्रह्मचारी का जो उपन्यास है उसका पात्र है विनायक नाम से, लेकिन विनायक नाम से एक जो है रचना भी रही है, वो किस रचनाकार की है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। ये आपका होमवर्क है। तो इस तरह जो है एक दूसरे से रिलेट करते हुए तथ्यों को याद करोगे तो आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 15। और बड़ी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। अंगद का पाँव के लेखक कौन है। अंगद का जो पाँव रचना का नाम है ये अंगद का पाँव। तो इस रचना का लेखक कौन माने जाते हैं, रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो श्री लाल शुक्ल जी अंगद का पाँव लेखक
रचना के लेखक हैं। बढ़ते हैं आगे। श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा रचित अंगद का पाव 1958 ईस्वी में एक व्यंग्यात्मक रचना मानी जाती है। ये इनकी अन्य व्यंग्यात्मक रचना भी रही है। जहाँ यहाँ से वहाँ 1970, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं 1979, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 1993, आओ बैठ लेत कुछ देर 1905, अगली शताब्दी का शहर 1996, खबरों की जुगाली 2006। ये इस प्रकार से जो है आप लोगों को श्रीलाल शुक्ल जी की और व्यंग्यात्मक रचनाएं भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है अंगद का पाव ही रचना इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना रही है। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और अन्य रचनाओं को भी एक बार आप देख सकते हो ताकि परीक्षा में इसके अलावा और अन्य रचना पूछ ली जाए श्रीलाल शुक्ल जी से संबंधित, तो आप आसानी से उसका सही आंसर कर सकोगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो निम्नलिखित में से कालीचरण जो है मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित प्रथम आंचलिक उपन्यास है जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ। और इनका जो मुख्य पात्र है वो कौन है? कालीचरण। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी महिला कथाकार है और वो हिंदी की नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी जो लेखिका हुई है, वे कथाकार हुई है, वे हिंदी की नहीं मानी जाती। तो महाश्वेता देवी जो है बांग्ला भाषा की साहित्यकार या उपन्यासकार हुई है। और बांग्ला के अन्य जो विमल मित्र, समरेश बसु और रामपत चौधरी, आशापूर्णा देवी, तारा शंकर बंदोपाध्याय, प्रताप चंद्र प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। कृष्णा शोभती, राजी सेठ और मधु कंकारिया ये हिंदी की प्रतिष्ठित कथाकार रही हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 18। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के जो है लक्षण वर्णित है? तो संत महंतों में किस उपन्यास के तुलसीदास जी के किस जो रचना में संत महंतों के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं? तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास जी द्वारा रचित वैराग्य संदीपनी रचना में जो है संत महंतों के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे संबंधित और अन्य हम तथ्य देखें तो देख लेते हैं। इसके और अन्य तथ्य देखते हैं तो तुलसीदास की जो वैराग्य संदीपनी में संत भाव और संत महिमा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और वैराग्य संदीपनी दोहा, चौपाई, सोरठा में रचित कुल 62 छंदों की एक लघु रचना है। प्रथम 7 छंदों में मंगलाचरण और भागवत स्वरूप का वर्णन के साथ ही जो है वैराग्य संदीपनी की प्रशंसा भी हुई है। और 26 छंदों में जो है संत भाव, 9 छंदों में संत महिमा और 20 छंदों में जो है शांति वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो हमें जन्म के अनुसार सभी लेखकों को लगाना है। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से आएंगे प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और बालकृष्ण भट्ट में। और राजा लक्ष्मण सिंह में से सबसे पहले नाम आता है राजा लक्ष्मण सिंह का। राजा लक्ष्मण सिंह, फिर बाल मुकुंद गुप्त, फिर बालकृष्ण भट्ट, फिर प्रताप नारायण मिश्र जी। तो देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। जो राजा लक्ष्मण सिंह जी है उनका जन्म जो है 1826 ईस्वी में हुआ। और बालकृष्ण भट्ट का तो आपको पता ही है 1844 में। प्रताप नारायण मिश्र का भारतेंदु युग के कवि हुए हैं ये 1856 में। और बाल मुकुंद गुप्त जी का 1865 में। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न। इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम लगाइए। तो जो एनटीए नेट की परीक्षा है उसमें काल क्रमानुसार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे भी कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो है इनको इस प्रकार के प्रश्नों को भी रिवाइज करके जाना है ताकि आपको परीक्षा में जब प्रश्नों देखने को मिले तो किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो देख लेते हैं
सबसे पहले आएगी रसिक प्रिया, फिर श्रृंगार मंजरी, फिर षड ऋतु वर्णन, फिर रस रहस्य। इन कीर्तियों की जो रसिक प्रिया जो रचना है ये जो है केशव दास की है। उसके बाद श्रृंगार मंजरी जो रचना है चिंतामणि की, और षड ऋतु का वर्णन रचना सेनापति जी की है, और रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र जी की रचना है। तो इनका समय देख लेते हैं किस इनका प्रकाशन वर्ष कब रहा। तो इस अनुसार हम देखते हैं रसिक प्रिया जो है केशवदास जी द्वारा रचित 1591 ईस्वी। उसके बाद श्रृंगार मंजरी जो है चिंतामणि जी द्वारा रचित 1630 ईस्वी की रचना है, और षड ऋतु वर्णन सेनापति जी द्वारा 1643 ईस्वी, और रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र जी द्वारा रचित 1660 ईस्वी की रचना है। इस प्रकार से आपको इनको क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी रचना आएगी, वो आएगी रसिक प्रिया केशवदास जी द्वारा 1591 ईस्वी। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी हमारा इसी प्रकार का है भाई, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो जितने भी ये उपन्यास दिए हुए हैं इनको हमें सही अनुक्रम के अनुसार लगाना है। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा हमारा। सबसे पहले आएगा कल्याणी, फिर सन्यासी, फिर अजय की डायरी, फिर अपने अपने अजनबी। जो सबसे पहले कल्याणी जो रचना है वो जैनेन्द्र की 1939 ईस्वी का उपन्यास है। फिर सन्यासी इलाचंद्र जोशी द्वारा 1940 का, अजय की डायरी देवराज जी द्वारा 1960, और अपने अपने अजनबी जो है अज्ञे जी द्वारा रचित 1961 की रचना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटक का सही अनुक्रम बताइए। तो जो नाटक दिए हुए हैं उनका सही अनुक्रम हमें लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी, द्रौपदी कथा एक हंस की, सॉरी भाई ये यहाँ से द्रौपदी के बाद कौन आएगा, द्रौपदी कथा एक हंस की, कबीर खड़ा बाजार में। इस प्रकार से ये जो रचनाएं हैं ये आपको बताना है किस किस। और उसके बाद एक रचना और है भाई, वो है कोर्ट मार्शल। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक में रह गया, कोर्ट मार्शल हम लिख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि सबसे पहले आएगा द्रौपदी। द्रौपदी जो रचना है वो है सुरेंद्र शर्मा जी की 1972 ईस्वी। कथा एक हंस की जो है, एक सेकंड भाई, कथा एक हंस की है भाई, ये भी यहाँ हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कंस आ गया। कथा एक हंस की, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो दया प्रकाश सिन्हा जी द्वारा रचित 1976 की है। कबीर खड़ा बाजार में जो है विषम साहनी जी द्वारा रचित 1981 की रचना है। फिर है कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी द्वारा 1991 की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। अगली जो एक पंक्ति दी हुई है तो ये देखना है हमें, ये पंक्ति किस जो है साहित्यकार ने लिखी है या किस रचनाकार द्वारा रचित है। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। जो ये पंक्तियां हैं ये किसकी है, तो अमीर खुसरो जी की है, जो कि आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियाँ मोरा जोबना नवेल रा भयो गुलाल, कैसे घर दीनी कस मोरी माल। जो ये पंक्तियाँ है ये पंक्तियाँ जो है अमीर खुसरो जी की है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है। तो मीराबाई की उपासना आप सभी को पता है माधुर्य भाव की रही है, और सूरदास की जो है साख्य भाव की, और तुलसीदास जी की जो है ये है दास्य भाव की। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला इससे संबंधी और अन्य तथ्य जब हम देखें तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की, अर्थात वे अपने इष्ट कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती है। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते हैं तब वे कहती है कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है ही कौन जिसके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है, और उनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी
और मलुकदास आदि भक्तों ने किया है। और इनके पद कुछ तो राजस्थानी भाषा मिश्रित भाषा में है और कुछ जो है शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में है, पर इसमें प्रेम की तल्लीनता जो है समान रूप से हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, प्रश्न संख्या 25। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से इसका अभिप्राय क्या है? तो कबीर ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे सदुकड़ी कहा है और सदुकड़ी भाषा से अभिप्राय हमारा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। बढ़ते हैं आगे, अगला इनसे संबंधित और अन्य तथ्य हम देखें तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से है। तो इनके 3 भाग है, रमणी, शब्द और साखी। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के जो उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर जो दोहों में है और इनकी जो भाषा है प्रचुर मात्रा में हमें सदुकड़ी भाषा ही देखने को मिलती है। और राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली भी इनमें हमें देखने को मिलती है, परंतु रमेणी और शब्द में गाने के पद है। इनमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वीपन बोली का भी व्यवहार इनमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 26। सुजान कुमार किस सूफी प्रेम आख्यान का नायक है? तो सुजान कुमार जो नायक है किस सूफी प्रेम आख्यान का है? वो है चित्रावली का, जो कि उस्मान द्वारा रचित, सूफी कवि उस्मान जी द्वारा रचित चित्रावली का जो नायक है वो है सुजान कुमार। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित हम और अन्य तथ्य देखें तो चित्रावली सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ है। इसके रचयिता उस्मान है। इसमें नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान कुमार और रूपनारायण की राजकुमारी चित्रावली के प्रेम कथा का वर्णन इसमें दिया गया है। सुजान और चित्रावली दोनों चित्रकार हैं। तो कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से जो है किस जो है रचना के नायक और नायिका चित्रकार है दोनों? तो ये है चित्रावली के, जो कि उस्मान जी द्वारा रचित। नायक चित्रासारी में नायिका का चित्र देखकर अपना चित्र भी उसके साथ बना देता है। नायिका भी नायक का चित्र देखकर उस पर प्रेमासक्त हो जाती है। दूत के माध्यम से जो है एक मंदिर में दोनों का मिलन होता है। नायिका को पाने के लिए नायक को अनेक कष्ट का सामना करना पड़ता है। यहाँ कवि ने जो है घटनाओं के विस्तार और व्यापकता की ओर विशेष ध्यान दिया है, अतः नायक नायिका को पाने में असफल हो जाता है। इस प्रकार चित्रावली की कथा सुखांत जो है कथा की समाप्ति होती है। पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 27। साखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये पंक्तियाँ जो है किसकी है? ये पंक्तियाँ निम्नलिखित में से जो है गदाधर भट्ट जी की द्वारा रचित हैं। गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु को गदाधर भट्ट ने जो है चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे और नाभदास के भक्तमाल में इनका इस पद का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। अगला प्रश्न देखते हैं हम भाई, जगत जानो जिनी सकल सो हरि जानो नाही, जो आखिन सब देखिए आखिन न देखी जाही। तो ये पंक्तियाँ हैं, ये बिहारी जी द्वारा रचित दोहा है। एक प्रसिद्ध दोहा भी है बिहारी जी का। ये भी पूछा जा सकता है ये निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया दोहा है, या ये रीतिकाल के अंतर्गत किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है बिहारी का दोहा है ये, बिहारी जी का। और जो ये दोहा है इसमें ये पूछा हुआ है इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में हमें उदाहरण अलंकार मिलता है। तो देख लेते हैं बिहारी के दोहे का अर्थ जो है, इस दोहे का अर्थ क्या बताया गया है कि जगत जानो नाही जिहि सकल सो हरि जानो नाही, जो आखिन सब देखी आखिन न देखी जाही। तो इस दोहे का जो ये अर्थ है ये है, जिस चिन्मय परमात्मा द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जाता है लेकिन उस परमात्मा को नहीं जाना जाता,
जैसे आँखों द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन आँखें स्वयं नहीं देखी जाती। काव्य आदि में जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को भली भांति समझने के लिए उदाहरण दिया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इसके वाचक पद प्राय जो जैसे यथा आदि हमें देखने को मिलता है। अर्थात कहा गया है कि इस दोहे के माध्यम से जिस चिन्ह में परमात्मा द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जाता है, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जाना जाता। परमात्मा द्वारा तो हम पूरे के पूरे जगत को जान लेते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाते। तो आँखों द्वारा हम सब कुछ देख तो सकते हैं, लेकिन आँखें स्वयं को नहीं देख सकती। तो ये इसमें बताया हुआ है इस दोहे के माध्यम से। तो इस प्रकार ये एक जो है उदाहरण अलंकार है, उदाहरण देकर बताया है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 29। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में हमें देखने को मिलता है? मैथिली शरण गुप्त की जो प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है, वो है हमारा प्रबंधात्मक रूप। जो मैथिली शरण गुप्त ने लगभग जो है 19 प्रबंध काव्यों की रचना भी की है, ये आप सभी को पता है। तो देख लेते हैं। जो आधुनिक हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने जितने खंड काव्यों की रचना की है, उनसे भी अधिक जो है उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है। उतने अधिक किसी एक कवि द्वारा नहीं लिखे गए। अर्थात कहने का मतलब है ये है कि जितने मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है खंड काव्यों की रचना की, उतने किसी और कवि ने जो है इतनी रचना नहीं की। तो रंग में भंग जो है 1909 से लेकर जो है रत्नावली 1960 ईस्वी तक के अंतराल में उन्होंने लगभग 19 काव्य खंडों की रचना की है। इसके अतिरिक्त जय भारत 1952 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ वृहत प्रबंध काव्य और साकेत इनका 1930 में सदृश्य महाकाव्य की इन्होंने रचना की है। और मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का सर्वाधिक विकास प्रबंधकार के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 29। तो निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के अनुसार सुमेलित नहीं किया, ये आपको बताना है। तो इसमें का हमारा सही आंसर हो जाएगा जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर जी द्वारा, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासोचंद बरदाई की रचना, बिल्कुल सही है। शर्वाकाचार्य जो है देवसेन जी की रचना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा नेमिनाथ रास चंद बरदाई जी की रचना नहीं है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। और नेमिनाथ रास जो है आपको आदिकाल की जो ये रचना है ये किस लेखक की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 2 प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछ लिए हैं कि एक तो विनायक नामक जो रचना है वो किस साहित्यकार की है, जिस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। और एक ये नेमिनाथ रास जो रचना है आदिकाल की, ये किस कवि द्वारा रचित रचना है। दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही देना है, ताकि आपको जो है तथ्यों की बार बार रिवाइज होता रहे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके जब आप किसी भी प्रश्न का आंसर आप देखते हो तो वही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आपको वो बिल्कुल भी वो प्रश्न आपका गलत नहीं होता। तो इसका यह मेरा जो हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को जो है अपने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको आंसर कमेंट बॉक्स में आप जो है खुद देने की कोशिश करोगे, तो आपको और अच्छे से पक्के तथ्य याद होते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई, प्रश्न संख्या 30। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के जो उपन्यास है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा मैलाचल 1954 ईस्वी में लिखा गया, प्रथम जो है आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। फिर है प्रति परिकथा, उसके बाद ये 1957 की रचना है। उसके बाद जो है दीर्घ तपा जो रचना 1964 में लिखी गई। उसके बाद जो है जलूस इनका 1965 में लिखा गई जो है इनका।
उपन्यास है। तो इस प्रकार से फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यासों को सही अनुक्रम में हम जब लगाएंगे तो मैल आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957 और दीपतपा 1964, उसके बाद जुलूस 1965 की रचना है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो है भाई 30 प्रश्नों को कर लिया विद सॉल्यूशन के साथ। एनटीए नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हीं प्रश्नों में से आपको कई प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास इस सफलता का राज है। तथ्यों की बार बार रिवीजन और अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ हम भी अपनी तैयारी को इसी तरह आप लोगों के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।